इस वादे वईद के बाद तनाविश का एक बीवी के हुकूक के लिए इसरार करना किसी तरह भी नहीं बचता था। यूं भी कबीर दादा के चेहरे पर अपने लिए परेशानी देख कर इसने उम्मीद का दामन दराज किया था, लेकिन कबीर दादा ने इसे ये बावर कराने में एक मिनट की भी देर नहीं थी कि इसका परेशानी जाहिर करना इसकी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि अपनी अयाशी की वजह से था। वो तनाविश को अपनी मलकियत समझ रहा था, और औरत चाहे बीवी हो या खेल, इसमें हिस्सेदार बनाना मर्द की फितरत में शामिल नहीं। तनाविश इसकी मलकियत थी, और अपनी मलकियत पर वो कैसे किसी दूसरे का तसरफ बर्दाश्त कर सकता था। एक मुहाफिज ने कबीर दादा के लिए उक़बा खोला हुआ था। इसके बैठने तक तनाविश दूसरी जानिब से घूमकर इसके साथ ही बैठ गई थी। रास्ते में कबीर दादा संजीदा चेहरा लेकर बैठा रहा। तनाविश ने भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की थी। कबीर दादा की तलख बात इसे अभी तक हजम नहीं हो पा रही थी, लेकिन घर पहुंचने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। फ़िलहाल कबीर दादा के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन कोशिश से वो इसके दिल में जगह बना सकती थी। ना जाने क्यों इसका दिल कबीर दादा के दिल में जगह बनाने का ख्वाहिश था। वो इससे अलहदा होने पर खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। घर पहुंचते ही कबीर दादा नीचे उतर कर तेज कदमों से अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। तनाविश एक मर्तबा पहले वहां आ चुकी थी। इसे ख्वाबगाह का रास्ता मालूम था, और किसी से रहनुमाई लिए बगैर वो आसानी से वहां पहुंच सकती थी। इसके बावजूद वो कबीर दादा की हरकत पर वो दिल महसूस करके रह गई थी। नई नवीली दुल्हन का इतना तो हक बनता था कि इसे अपने साथ चलाकर ले जाया जाता। फ्रंट सीट पर बैठे हुए अज़ीम को देख कर वो मुस्कुरा नहीं सकी थी। हालांकि गुज़श्ता रोज़ इसे देखते हुए वो हंसी रोक नहीं पा रही थी कि तनाविश की वजह से इसे कबीर दादा के भरपूर थप्पड़ का सामना करना पड़ा था। अब शायद अज़ीम के हंसने की बारी थी। बुझे दिल से कार से उतरकर वो बोझल कदमों से ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। ख्वाबगाह में घुसते ही इसे कबीर दादा मुनकिश दरवाजे वाली एक अलमारी के सामने खड़ा नजर आया। अलमारी से कोई चीज़ निकाल कर वो पीछे मुड़ा। इसके हाथ में सुनहरी सयाल वाली 2 बोतलें देखते ही तनाविश समझ गई थी वो किस गलीज मशरूब से शगल शुरू करने वाला है। लेकिन वो जैसा भी था, अब इसका शौहर था, और वो जिन हालात में वहां पहुंची थी, इस के बाद अपने शौहर की किसी बात पर नाक मुंह चढ़ाना मुनासिब नहीं था। वो खुद ही तमाम कश्तियाँ जलाने पर आमादा हुई थी। निकाह से पहले ही इसने अपने तमाम हुकूक कबीर दादा को मुआफ़ कर दिए थे, तो अब कोई वावेला करना इसे जचता नहीं था। इसके साथ वो ये भी जानती थी कि कबीर दादा के नज़दीक इसकी अहमियत एक लजीज पकवान जितनी ही थी कि पीठ भरने के बाद जिसे नज़र भर देखा भी नहीं जाता। कबीर दादा ने सोफे पर बैठकर शीशे का नफीस गिलास भरा और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। इस पर से नज़रें हटाकर वो सुबह कदमों से चलती हुई जहाज़ी साइज़ के बेड के किनारे पर टक गई। इसके साथ ही वो पर तयश ख्वाबगाह का जायज़ा लेने लगी। फर्श पर गहरे भूरे रंग का दबीज़ कालीन बिछा था। जहाज़ी साइज़ बेड के पाँव की तरफ की दीवार पर एक बड़ी एलईडी लगी हुई थी। इसके साथ वाली दीवार में ड्रेसिंग रूम और आगे गुसल खाने का दरवाज़ा था। दूसरी 2 दीवारों पर जंगल के बादशाह की 2 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आई थीं। छत में खूब
सूरत सेलिंग की गई थी और एक तरतीब से 10-12 एनर्जी सेवर नस्ब थे। इनके जलने से खूब तेज रोशनी फैली हुई थी। बेड के दाएं जानिब 5 सीटर सोफ़ा सीट रखा हुआ था। सोफ़ा सीट के सामने शीशे की खूबसूरत मेज़ रखी थी, जबकि सोफ़े के जानिब में शीशे की तपाइयां पड़ी थीं। छत से पंखे लटके हुए नज़र नहीं आ रहे थे। इसके बजाय एक दीवार में लगा हुआ एयर कंडीशनिंग ऐलान कर रहा था कि मकीन को पंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कोने में दरमियाना सा फरिज भी रखा हुआ था। कमरे को एक नज़र देखने वाला भी आसानी से अंदाज़ा कर सकता था कि घर का मालिक कितना दौलतमंद है। इस ख्वाबगाह को देखते हुए तनाविश की निगाहों में अपने घर के कमरे का मंजर उभरा। बांग की चारपाई पर बिछी मुनकिश चादर जो ज़्यादा धुलाई से अपने असल रंग गम कर चुकी थी। लकड़ी की एक पुरानी सी मेज़ जिस का ना होने से कई गुना बेहतर था। छत से लटकता हुआ पुराना पंखा जो हवा से ज़्यादा आवाज़ में देता था, और वापडा की मेहरबानी से इन्हीं वो आवाज़ में कम ही सुनने को मिला करती थीं। गर्दो-गुबार ख़त्म करने के लिए इसे हर दूसरे दिन कच्चे फर्श पर पोंछा भी फेरना पड़ता था। इमारत और गुर्बत का तज़ाद दिखाने के लिए दो तस्वीर में खींची जाती तो इसके लिए कबीर दादा की ख्वाबगाह के मुकाबिल इनका कमरा गुर्बत की मुकम्मल तस्वीर पेश करता था।